नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की डेट है 2 अगस्त 2022। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन को लोकल मीडियम में पढ़ाने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल गवर्नमेंट कैसे गिग वर्कर से काम करवाती है, इस इशू से संबंधित है। और तीसरा मीडिया एथिक्स से संबंधित। इसके बाद ना आज का एथिक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। वी.आर. लक्ष्मी नारायणन आईपीएस ऑफिसर थे। 1951 में सर्विस को ज्वाइन किया था। इन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया था। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं आर.के. राघवन। इन्होंने ना इनके बारे में आर्टिकल लिखा था जब इनकी डेथ हुई थी। 2019 में इनकी डेथ हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा अपराइट ऑफिसर थे। इतने ज़्यादा अपराइट थे जिसकी वजह से इनको ना सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया था। बाद में स्टेट पुलिस में तमिलनाडु कैडर में इनको भेज दिया गया था जब इनके सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट होने की बारी आई थी। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अपराइट थे, ऑनेस्ट थे, टफ थे, लेकिन इसके साथ साथ रिस्पेक्टफुल भी थे। इंदिरा गांधी को जब ये अरेस्ट करने गए ना, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, इमरजेंसी हटी थी, तो ये इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने गए थे। तो डायरेक्टली इंदिरा गांधी के पास नहीं गए अरेस्ट करने, ये राजीव गांधी के पास गए ताकि उन्हें कन्विंस करवाया जांच के कि मैं नहीं चाहता कि पुलिस के जो रूड हैंड्स हैं वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और नेहरू की बेटी पर पड़े, तो आप अपनी मदर को बोलिए कि प्लीज़ हमारे साथ चलिए क्योंकि कानून का पालन करना ज़रूरी है। तो इंदिरा गांधी फिर रूम से बाहर आई तो पूछा कि बताइए हथकड़ियाँ कहाँ हैं। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को जवाब दिया कि देखो मैंने 2 मेरिटोरियस मेडल्स, मतलब मेरिटोरियस सर्विस के लिए 2 मेडल्स आपसे हासिल किए हैं अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, लेकिन उसके बाद मैं आलसी हो गया हूँ, इस वजह से मैं हथकड़ियाँ लाना भूल गया। मतलब हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई थी इंदिरा गांधी को। तो इनके काफ़ी किस्से हैं। पुलिसमैन के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और ऑनेस्टी के बारे में आप लिख सकते हो कैसे ये ऑनेस्ट थे, बिल्कुल बात मानते नहीं थे पॉलिटिशियंस की। और पॉलिटिशियंस ये चाहते थे कि सीबीआई डायरेक्टर कोई ऐसा पर्सन हो जो हमारी बात माने, जो प्लाइंट हो, लेकिन ये प्लाइंट नहीं थे बिल्कुल ही। इस वजह से ये सीबीआई डायरेक्टर नहीं बन सके थे, इनको नहीं अपॉइंट किया गया था। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हायर एजुकेशन इन लोकल मीडियम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के एजुकेशन वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंजीनियरिंग का कॉलेज है, लॉ या फिर मेडिसिन का कॉलेज है, देखो ये इंडियन लैंग्वेजेस में अपने कोर्सेज स्टार्ट करें। उन्होंने जो ये बात बोली ना, यही चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बोली गई है कि हायर एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये प्रोविज़न करती है ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम जो हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं उनको देखो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। जैसे तमिलनाडु में लोकल लैंग्वेज है तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, नॉर्थ इंडिया में हिंदी। रैशनल देखो इस चीज़ के पीछे ये है, मतलब लॉजिक इसके पीछे ये है, चूँकि हमारे देश के 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में रिसीव करते हैं, तो वो वंचित नहीं रहने चाहिए हायर स्टडीज़ प्राप्त करने से। क्योंकि बहुत बार ना हायर एजुकेशन में जब ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ना, उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती, या फिर वो डर जाते हैं कि हमें इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आएगा, हमने तो एजुकेशन प्राप्त की है गुजराती मीडियम में। यूपीएससी में भी आप देखते हो काफ़ी बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज रहते हैं हिंदी में तैयारी करें या इंग्लिश में, गुजराती में तैयारी करें, मराठी में तैयारी करें, या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में। देखो पिछले कुछ सालों में अच्छे खासे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज को इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाने के लिए, और इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट भी दी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने दिसंबर 2021 में लोकसभा में। एआईसीटीसी का एग्जाम्पल लीजिए। एआईसीटीसी ने 2021-22 में 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जो 10 स्टेट से आते हैं इनको अप्रूवल दिया कि आप 6 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में अपने जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवा सकते हों। और इसके लिए ना एआईसीटीसी ने ना एक टूल भी यानी सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, एआईसीटी ट्रांसलेशन ऑटोमेशन एआई टूल। इसकी सहायता से इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज को 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सकता है आसानी से। स्वयं जो एक पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर सरकार फ्री में कोर्सेज अवेलेबल करवाती है,
इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज आपको इंडियन लैंग्वेजेस में मिलेंगे। संकेत देखो ये हैं, समाज के सभी सेक्शंस को हायर एजुकेशन मुहैया करवाई जाए और कोई भी जो सेक्शन है वो हायर एजुकेशन से वंचित ना रह सके, सिर्फ इसलिए कि उसने स्कूलिंग जो है या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लोकल मीडियम में हासिल की थी। लेकिन देखो राइटर कहते हैं हमें ना इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक तो हम जल्दबाजी ना करें इंडियन लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल करवाने की, अदरवाइज फिर जैसे यूपीएससी क्वालिटी देता है ना हिंदी ट्रांसलेशन की, वैसी ही क्वालिटी मिलने लगेगी। जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से लोकल लैंग्वेजेस में वो अच्छे से नहीं होगा और स्टूडेंट्स को बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल आएंगी। तो जल्दबाजी ना करे सरकार। दूसरा, इंग्लिश से किसी के प्रकार की नफरत ना फैलाई जाए। मतलब ऐसा ना हो कि अननेसेसरी आप इंडियन लैंग्वेजेस को ही ज़्यादा तवज्जो दो और इंग्लिश के खिलाफ हेट स्प्रेड करो, इससे नुकसान हो जाएगा। देखो ये एक इंडिया की ताकत है। आज के समय में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को इतने सारे प्रोजेक्ट्स क्यों मिलते हैं यूके से, यूएस से? एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब टीसीएस, इन्फोसिस में जो काम करते हैं वो आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश एक ताकत है, नफरत मत फैलाओ। हाँ, आप इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना चाहते हो, ये अच्छी चीज़ है, इसके फ़ायदे हैं जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तीसरी चीज़, कुछ स्टेट्स में देखो जहाँ से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपको पता है तमिल लैंग्वेज एक बहुत इमोशनल इशू है। जब भी बात होती है ना कि हिंदी पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाएगी, सबसे पहले आवाज़ उठती है तमिलनाडु से। पहले एंटी हिंदी राइट्स भी वहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन राइटर कहते हैं लैंग्वेज को ना तमिलनाडु में पॉलिटिकल टूल के तौर पे तो इस्तेमाल किया जाता है राजनीति करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ खास काम हुआ नहीं है कि जो हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं वो तमिल मीडियम में अवेलेबल करवाए जाएं। नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए प्यार दिखता है तमिल लैंग्वेज के लिए, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। एक और अब लॉ का इशू है। जुडिशरी देखो, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये इंग्लिश में चलती है, लोकल लैंग्वेज में चलती नहीं है। गुजरात में एक पत्रकार ने मांग की थी हाई कोर्ट से कि मैं गुजराती में अपने आर्गूमेंट्स दूंगा, मना कर दिया था हाई कोर्ट ने कि नहीं, बोलना है तो इंग्लिश में बोलो। हाई कोर्ट ने, जज ने बल्कि ये भी बोल दिया था मैं कन्नड़ में बोलूँगा फिर अगर आप गुजराती में बोलोगे तो जब तक देखो हायर जुडिशरी है वही नहीं मानेगी कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इंग्लिश के बजाय लोकल लैंग्वेज में चले, तब तक फिर लॉ एजुकेशन को, यानी लॉ कॉलेजेस में एजुकेशन को लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाने का क्या फ़ायदा। इसके अलावा देखो इश्यूज और भी हैं। आप स्कूल में ना लोकल लैंग्वेजेस मीडियम की हालत देखिए कैसे हैं। मतलब वो स्कूल्स जहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है उनका रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब रहता है। एक और चीज़, मान लीजिए देखो किसी ने कन्नड़ मीडियम में एजुकेशन हासिल की है तो फिर ना दूसरे राज्यों में उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो प्रभावित होती है क्योंकि उसको कन्नड़ ज़्यादा अच्छे से आती है लेकिन अब बाकी लैंग्वेजेस में लिखना नहीं आता तो आसानी से फिर जॉब नहीं मिलती। ये भी एक बड़ा इशू है। इस प्रकार से हमने आज के जो आर्टिकल के पॉइंट्स हैं ना वो तो डिस्कस किए। अब एक पुराना आर्टिकल रिवाइज करते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखो एशियन नेशंस की बात करें, साउथ कोरिया में 70% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो लोकल कोरियन लैंग्वेज में पढ़ाती हैं और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा रोल प्ले करती हैं, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। 2018 में साउथ कोरिया में तीसरी क्लास से नीचे तो इंग्लिश को बैन ही कर दिया क्योंकि कोरिया की सरकार को ये लगता था कि अगर देखो पहली क्लास से ही इंग्लिश को पढ़ाया जाना स्टार्ट किया जाएगा तो कोरियन लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देंगे, इसलिए तीसरी क्लास से नीचे तो सिर्फ और सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। जापान में भी यही हाल है, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जैपनीज़ में पढ़ाती हैं। चाइना में भी यूनिवर्सिटीज़ मैंड्रिन लैंग्वेज में पढ़ाती हैं और देखो यूरोप में भी यही हाल है। इवन फ्रांस में तो स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर स्ट्रिक्ट फ्रेंच ओनली पॉलिसी है, मतलब आप इंग्लिश में नहीं इंस्ट्रक्शंस दे सकते स्कूल में, आपको फ्रेंच में ही पढ़ाना होगा। जर्मनी की बात करें, ज़्यादातर स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है
और 80% से ज़्यादा जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं वो भी जर्मन में ही पढ़ाए जाते हैं। लास्ट में कनाडा की बात करें, कनाडा देखो वैसे आपको पता है इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन एक प्रोविंस है वहाँ पे क्यूबेक, क्यूबेक में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में फ्रेंच लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। तो इन सब देशों के एग्जाम्पल्स की सहायता से हमने समझा कि मदर टंग लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश में मदर टंग लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो इंडिया में कंसर्न्स ये सब हैं। देखो इंडिया में ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, MBBS मान लीजिए, इंजीनियरिंग मान लीजिए, सब के सब इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब रेयरली आपने देखा होगा कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदी में पढ़ाता हो या फिर मेडिकल कॉलेज हिंदी में पढ़ाता हो। वैसे देखो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है। ये कॉलेज इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ के क्षेत्र के हैं, इवन ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में भी अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन ये कॉलेजेस अपने लोगों को ही एजुकेशन से बाहर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा के। बहुत से देखो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जो वैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो ऐसे लोग पिछड़ जाते हैं, बुक्स मिलती नहीं। आपने देखी बुक्स तेलुगु में, तमिल में या फिर हिंदी में नहीं, सारी जो टेक्निकल बुक्स हैं आपको इंग्लिश में मिलेंगी। इस वजह से देखो ना सिर्फ ग्रामीण इलाकों के बच्चे, ट्राइबल इलाकों के जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि हमारी जो कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है वो भी तो पिछड़ जाती है ना। लोगों को लगने लगता है कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो कोई काम की नहीं, इंग्लिश ही सब कुछ है। और देखो ना सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बल्कि ऑनलाइन जो कंटेंट है वो भी आपको रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम देखने को मिलेगा। सोच ऐसी है पेरेंट्स की कि इंग्लिश में बच्चा पढ़ेगा तो तभी आगे बढ़ पाएगा, और रीजनल लैंग्वेज में बच्चा पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शुरुआत से ही जो पेरेंट्स हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाने की कोशिश करते हैं। इवन मूवी भी बन चुकी है इंग्लिश मीडियम। तो ये सब हमने कंसर्न्स डिस्कस किए। अब देखो हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। अगर और भी ज़्यादा प्रोफेशनल कॉलेजेस रीजनल लैंग्वेज में कोर्स ऑफर करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा इसका। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, आसमीज, पंजाबी, उड़िया, इन लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखो बहुत फ़ायदा होगा। वो आसानी से कंसेप्ट को समझ सकेंगे। कई बार तो कंसेप्ट इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश में है। और देखो अगर इस प्रकार से रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज ऑफर होंगे ना, तो जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर तो एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, देखो बहुत बार स्टूडेंट्स से बात होती है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, थोड़े वो रूरल बैकग्राउंड से थे, टीचर फुल फ्लैश ज़बरदस्त इंग्लिश इस्तेमाल करते, सारा ऊपर से चला जाता। हर स्टूडेंट देखो एक जैसा नहीं होता। तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, सारा का सारा कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा और वो अपनी पढ़ाई में पिछड़ेंगे नहीं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल की है वो लोकल प्रॉब्लम्स को ग्लोबल माइंडसेट के साथ टैकल कर सकेंगे। और देखो कई बार जैसे इंजीनियर्स हैं वो बड़े लेवल पे जाते हैं या फिर ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। अब ग्रास रूट लेवल पे जब वर्कर्स होते हैं उनके साथ तो रीजनल लैंग्वेज में जब वो डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे ना। मतलब टेक्निकल नॉलेज को रीजनल लैंग्वेज में बता पाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्कर से काम करवा पाएंगे। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज को ऑफर किया जाता है। बट चैलेंजेस भी कम नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि बोलने से सिर्फ सारी चीज़ें नहीं होंगी, बुक्स भी तो नहीं अवेलेबल है ना। जैसे हमने डिस्कस किया बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, टेक्निकल जो बुक्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में मिलती हैं। दूसरा, डिजिटल इकोसिस्टम भी रीजनल लैंग्वेजेस के अनुकूल नहीं है। बहुत कम कंटेंट जो डिजिटल कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेजेस में मिलता है। नेक्स्ट देखो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में प्रोफेशनल कोर्स तो कर लिया लेकिन आगे जाके दिक्कत आ सकती है। बड़े लेवल पर जब जाएंगे तब तो इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बड़े दूसरी कंपनियों के अधिकारियों से डील करना पड़ेगा। हो सकता है कि MNC में जॉब लगे तब तो इंग्लिश का इस्तेमाल होगा ही, तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है। ये भी एक चैलेंज है।
नेक्स्ट बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो होना क्या चाहिए, कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाए। सबसे पहले तो फॉलोइंग द एनईपी रोड मैप, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका रोड मैप फॉलो किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि धीरे धीरे हमें ये इंश्योर करना है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज उपलब्ध हों। तो शुरुआत में तो देखो 5वीं क्लास तक एटलीस्ट यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट की मदर टंग लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाए, हमें ये व्यवस्था करनी होगी। आगे आगे हम इस क्लास के दायरे को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरू में 5वीं, उसके बाद 8वीं, उसके बाद 10वीं, धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस रीजनल लैंग्वेज में कोर्स ऑफर करेंगे ना, ये बहुत अच्छी शुरुआत है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में। और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ आना चाहिए रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज को ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको सरकार रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध करवाए, ये सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ किया जाए ताकि आसानी से ट्रांसलेशन हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज में। अभी देखो जैसे गूगल से भी आप ट्रांसलेट करते हो ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उतना अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, टेक लेड इनिशिएटिव्स की आवश्यकता है। जैसे देखो AICTE और IIT मद्रास ये दोनों एक साथ आए। स्वयं पोर्टल पे जो कोर्सेज हैं, स्वयं की वेबसाइट आपने देखी होगी, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं। तो ये दोनों एक साथ आए हैं स्वयं पोर्टल पर मौजूद कोर्सेज को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। वो शुरुआत में +1 +2 के कोर्सेज को रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं और बाद में एकदम से इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, नीड फॉर चेंज इन अप्रोच। अभी देखो पेरेंट्स की जो ये अप्रोच है या फिर टीचर्स की जो अप्रोच है कि बेटा इंग्लिश सीखो, लोकल लैंग्वेज कोई काम की नहीं है, ये सोच हमें बदलने की आवश्यकता है। हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए मदर टंग लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए मदर टंग लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भी ज़रूरी है, आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम की लैंग्वेज है, बट मदर टंग लैंग्वेज में आप पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को सुविधा दो कि अगर वो इंग्लिश में सीखना चाहता है तो इंग्लिश में सीखे, लोकल लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो लोकल लैंग्वेज में सीखे। लास्ट में यही कहा जाता है। इसमें देखो सिटीजन्स के एफर्ट्स की भी आवश्यकता होगी। कैसे? देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, आप नहीं, आपको तो मैं जानता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनके बारे में विचार इन्फीरियर हो जाता है, अरे अरे इसको इंग्लिश भी नहीं आती, इसको इसका मीनिंग भी नहीं पता। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आपके अंदर तो देखो अलग ही तरह का मेच्योरिटी लेवल है। तो ऐसे सिटीजन्स के लिए ये पॉइंट है कि लोकल लैंग्वेजेस का आप सम्मान करना सीखो। कोई लोकल लैंग्वेज में अगर बोल रहा है, इट्स नॉट बैड। आप कभी भी देखना, ये जैपनीज, कोरियन या फिर चाइनीज़, ये अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। इवन पुतिन भी रशियन में बोलते हैं। तो इसलिए इट्स नॉट बैड, आपको प्राउड होना चाहिए अपनी लैंग्वेजेस पे। वे फॉरवर्ड में आगे 2 पॉइंट्स और भी हैं। अच्छी फैकल्टीज़ भी चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, ऐसी फैकल्टीज़ जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकें। और एक लास्ट में पॉइंट है स्मूथ ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कंक्लूजन में लास्ट में कहा जा सकता है, देखो इंडिया में तो टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस प्रकार से रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में, तो बल्कि जो पिछड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगी और बच्चे जो हैं अपने कल्चर से भी जुड़े रहेंगे। अगर रीजनल लैंग्वेजेस में सीखेंगे, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। इसी दिशा में ये 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो स्टेप है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नमेंट ऑन गिग वर्कर्स से संबंधित है। देखो आज ना कहीं जाना है तो स्लाइड्स जो हैं वो 1-2 आर्टिकल की बन नहीं पाई, तो हम यहीं से वेबसाइट से डिस्कस कर लेते हैं। गिग वर्कर्स देखो वो वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स, जो एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। जैसे स्विगी, जोमेटो वर्कर्स हैं, उबर के वर्कर्स हैं। जब चाहे एप्लीकेशन ऑन कर दी, जब चाहे एप्लीकेशन बंद कर दी। ये एक प्रकार से स्विगी के पार्टनर्स हैं, स्विगी के लिए काम नहीं करते। जैसे देखो एम्प्लॉयज़ को तो अब सरकार के लिए जो काम करते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं, उनको तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा कटता है, अनेकों तरह की उन्हें सिक्योरिटी मिलती है, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी। लेकिन इन वर्कर्स को उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते गिग वर्कर्स को। अब गिग वर्कर्स पे जब देखो बात हो ही रही है तो अग्निपथ स्कीम आई जिसमें बोला गया
कि 75% वर्कर्स को तो 4 साल के लिए रखा जाएगा और सिर्फ 25% वर्कर्स हैं वो 4 साल से आगे जाएंगे। लेकिन देखो सरकार में ना बहुत सारे गिग वर्कर्स काम करते हैं। सरकार ना 3 प्रकार के एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। एक तो परमानेंट वर्कर्स, जैसे आईएएस सिलेक्ट होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये परमानेंट हैं। और बहुत सारे लोग सरकार रिक्रूट करती है पुलिस में, एजुकेशन में, समझ गए। दूसरे देखो सरकार रिक्रूट करती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, जैसे टीचर्स को रिक्रूट कर दिया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, 2 साल के लिए रिक्रूट कर लिया, उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कई बार इंक्रीज भी कर दिया जाता है। सरकार ने खुद ही लोगों को रिक्रूट किया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करने के लिए। ये दूसरे टाइप की जॉब है। पहले टाइप की जॉब परमानेंट जॉब, दूसरे टाइप की जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, लेकिन रिक्रूटमेंट की सरकार ने ही। अब तीसरे टाइप की जॉब होती है, सरकार ना किसी को टेंडर दे देती है, जैसे किसी लोकल ठेकेदार को टेंडर दे दिया कि आपको ना हमें 20 ड्राइवर प्रोवाइड करने हैं या फिर 20 सफाई कर्मचारी प्रोवाइड करने हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर ना लोकल ठेकेदार की या फिर कोई बाहर का भी हो, उस ठेकेदार की यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को 20 ड्राइवर प्रोवाइड करना डेली बेसिस पर। अब ये जो तीसरी प्रकार की जॉब है ना, इस पर राइटर फोकस कर रहे हैं कि इसमें तो ना जो ठेकेदार ने जिन लोगों को हायर किया ना, उनके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उनको तो मतलब अगर सुबह भी बोला जाए ना कि आपको काम पे नहीं आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल यही ज़्यादा हो रहा है। अब देखो ठेकेदार जिन लोगों को हायर करता है ना सरकार के लिए काम करने के लिए, सरकार को इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो पैसे कम देने पड़ते हैं, दूसरा रिक्रूटमेंट में खर्चा नहीं आता, तीसरा एम्प्लॉयज़ को जो वेरियस प्रकार की सिक्योरिटीज़ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इवन लीव संबंधित, प्रोविडेंट फंड संबंधित, वो सारे बेनिफिट्स सरकार को प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। तो ये सारे फायदे सरकार को हो जाते हैं। इसीलिए सरकार इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट पर आज के समय में ज़्यादा रिलाय करती है। लेकिन देखो वर्कर्स को तो बेचारों को नुकसान हो गया ना। कहने के लिए वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स उन्हें कुछ भी नहीं मिले, इवन नोटिस पीरियड भी नहीं दिया जाता हटाने के लिए। आपको याद होगा एक ना कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये म्युनिसिपल वर्कर थे, सफाई कर रहे थे, तो इन्होंने ना मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की जो फोटो हैं वो इस प्रकार से डस्टबिन में रख रखी थी। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई इनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, मतलब तुरंत की तुरंत। बाद में जब लोगों ने विरोध रजिस्टर करवाया कि ये काम कैसे करेगा बंदा अगर ये फोटो डस्टबिन में नहीं रखेगा, तो फिर सरकार पर एकदम से प्रेशर बढ़ा और म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने इस वर्कर को वापस लिया। समझ रहे हो, मतलब कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा हटा दिया। जवाब मांग लिया बाद में कि जवाब देते रहो, अभी हमने आपको हटा दिया है। और बाद में फिर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू कर लिया। तो ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। वर्कर्स का ना शोषण ज्यादा होता है जब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वर्कर्स काम करते हैं। और देखो राइटर तो ये कहना चाहते हैं बल्कि सरकार को भी दिक्कत होती है। सरकार कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं सरकार में, वो इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं कि ना हर चीज के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते रहते हैं, हर चीज के लिए। कई बार तो चीजें ये हो जाती हैं, किसी काम को करवाने के लिए ज्यादा लोग हैं, करने के लिए कम लोग हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। फिर वो एक और कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं कंसल्टेंट का, कि कंसल्टेंट हायर करते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर ले। मतलब वो ठीक से ड्राफ्ट भी नहीं रिलीज करते हैं कि जिस पर्सन को हम हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे उसकी क्या ड्यूटीज होंगी। नहीं, टोटल इनकॉम्पिटेंसी, ऐसा राइटर का बोलना है। फिर राइटर ये कहते हैं सरकार को देखो ये दिक्कत होती है, कई बार ना फिर मिलते नहीं है ऐसे लोग। जैसे सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को तो टेंडर दे दिया 20 ड्राइवर मुहैया करवाने का, लेकिन मिले नहीं ड्राइवर, काम पे टाइम पे काम करने वाले लोग मिले नहीं। तो इसलिए अगर सरकार उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाना ही चाहती है ना, तो खुद करवा लेना, बजाय इसके कि अलग से एक टेंडर रिलीज किया जाए। इसके लिए सरकार खुद रिक्रूट कर ले और उसके लिए कंडीशंस थोड़ी कम से कम रिस्पेक्टेबल रखे। परमानेंट जॉब जैसी आप नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्टेबल कंडीशंस पर आप काम तो करवाइए ना। एग्जांपल दिया जाता है, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ना एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया था महाराष्ट्र की औरंगाबाद सिटी बस सर्विस के साथ में। और लेकिन ना ये जॉइंट वेंचर सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि ड्राइवर्स और कंडक्टर अवेलेबल ही नहीं हो उसके। तो इसलिए किसी प्राइवेट एजेंसी को सर्विस आउटसोर्स करने के बजाय एक डिसीजन ये लिया गया कि डायरेक्टली
ड्राइवर्स को रिक्रूट किया जाएगा, कंडक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा एक्स सर्विसमैन से, और उन्हें एक फिक्स टर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जिसे पीरियोडिकली यानी समय समय पर रिन्यू किया जाएगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करने की जो प्रथा है ना, ये समाप्त नहीं होने वाली है इतनी जल्दी, ये चलती रहेगी। इससे फायदा है सरकार को, लेकिन कम से कम ना सरकार आउटसोर्स ना करे इस काम को, मतलब किसी ठेकेदार को टेंडर मत दे, खुद करवाए, खुद हायर करे, खुद रिक्रूट करे और उनको फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे, अच्छे से टर्म्स उसमें दी गई हों और रिस्पेक्टेबल टर्म्स पे सरकार काम करवाए। इतना तो कर ही सकती है ना। अदरवाइज तो देखो गिग वर्कर्स की मुसीबतों के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो सरकार खुद गिग वर्कर्स से काम करवाती है। सरकार को तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो हम जैसे काम करवा रहे हैं जिन टर्म्स पर, आप भी उन टर्म्स पर काम करवाइए। लेकिन सरकार खुद ही ऐसे काम करवा रही है, प्राइवेट कंपनीज तो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि सरकार ऐसे काम करवा रही है वर्कर से, तो हमें भी करवाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मीडिया एथिक्स से संबंधित है। ये देखो कंटेक्स्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने मीडिया से आह्वान किया कि वो ऑनेस्ट जर्नलिज्म को अपनाएं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया मीडिया के ऊपर कि मीडिया कई बार करेक्टर असैसिनेशन कर देता है और कंगारू कोर्ट्स रन कर रहा है। मतलब कि इवन जब केस आता है ना सुनवाई के लिए, पहले ही मीडिया किसी को अपराधी करार दे देता है अपनी कवरेज में। आप इस आर्टिकल को ना जीएस पेपर 4 एथिक्स से रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो जैसा आपको पता है डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल फोर्थ पिलर की तरह होता है, लेकिन वो बात अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स आज के समय में बोलते हैं मीडिया का काम फोर्थ पिलर के बजाय फोल पिलर की तरह हो रहा है। ऑलरेडी जो 3 पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम मीडिया कर रही है। इंडिया में तो मीडिया इतना नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे गिर चुकी है कि शायद और नीचे गिरेगी तो तेल मिल जाएगा, ऑयल तक पहुंच जाएगी। खैर इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को जागरूक करना नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, और फ्रीली इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को मीडिया के माध्यम से। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये भी मीडिया का काम है। मीडिया को फ्रीडम हासिल है देश के संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का ये होता है लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करना, व्यूज़, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन मामलों पर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। मीडिया का ये भी काम बनता है कि वो एक्यूरेटली काम करे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, बिना बाइस्ड होकर काम करें और डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करते वक्त। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ मीडिया, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप करना, लोगों को सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताना जो फिलहाल के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मिरर के तौर पे काम करना, समाज में जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं, सच कड़वा होता है लेकिन आईना दिखाना, सिटीजन्स को अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जनता की थिंकिंग प्रोसेस को शेप करने में मदद करना, पॉलिटिशियंस को याद दिलाना अनफुलफिल्ड वादों के बारे में, और हर एक उस एक्शन को क्रिटिसाइज करना जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी जगह पे जो अनफेयर या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, समाज में, देश में यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमियों को भी उजागर करना। ये सब ड्यूटीज़ हैं मीडिया की। ये सब देखो कोर प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के। सबसे पहले ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए जर्नलिस्ट को बिना किसी के दबाव में आए, ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आए। कई बार देखो न्यूज़ चैनल्स भी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत कवर कीजिए, तो ये मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट को हर एक न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिया जाए बोलने का। काफ़ी बार मीडिया देखो क्या करता है, एक तरफा न्यूज़ कवर करता है, और इवन काफ़ी बार तो डिबेट भी एक तरफा होती है। मीडिया जो दिखाना चाहता है सिर्फ उसी व्यूज़ से इत्तेफाक रखने वाले गेस्ट को इनवाइट किया जाता है
और अगर बाकी आ भी जाते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप ये 5 याद रख लीजिए। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, तीसरे नंबर पे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बाद ह्यूमैनिटी और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी बार देखो यूपीएससी इश्यूज़ भी पूछ लेती है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इश्यूज़ आप बता सकते हो, जैसे पेड न्यूज़ का इशू है, पैसे लेके मीडिया न्यूज़ छाप देती हैं या फिर न्यूज़ दिखाती हैं। करैक्टर असैसिनेशन का इशू है, किसी पर्सन का करैक्टर पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल चलता है। अब देखो ये कौन फैसला करेगा कि किसी पर्सन ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ये फैसला जुडिशरी को करना है ना। लेकिन मीडिया कभी कभी ऐसा करती है, किसी पर्सन के करैक्टर को इतना ज़्यादा असैसिनेट कर दिया जाता है, इवन जुडिशरी की जो ओपिनियन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद फेक न्यूज़ का भी इशू है। और मीडिया आज के समय में देखो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती हैं। और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सरकार तो कुछ सही कर ही नहीं रही है, सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया आउटलेट्स को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकारें आती जाती रहती हैं, बट मीडिया का काम डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक जो इशू है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय एनबीए। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, इंश्योर न्यूट्रलिटी, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टिंग ऑन क्राइम दैट क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड। आपने नहीं देखा काफ़ी बार इवन दाऊद इब्राहिम जिसने इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, ऐसे लोगों को भी मीडिया के द्वारा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। डोन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हो जनता को। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट अगर आप क्राइम और वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, सावधानी बरतिए, डिस्क्रिशन बरतिए। सेक्स और नग्नता को आप मत दिखाइए, प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में मत डालिए। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद आतंकवादियों को जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे, वो इंडिया के मीडिया चैनल्स को देख देख कर बता रहे थे कि आपके होटल के ऊपर अब एनएसजी आ गई है, ये सब चीज़ें। इवन आपको इतना भी याद होगा, शायद 2015 की ये बात है, पठानकोट पर जब अटैक हुआ था, पठानकोट एयरबेस में जब अटैक हुआ था, तो एनडीटीवी चैनल पर आरोप लगा था कि उस समय भी उन्होंने थोड़ी लाइव रिपोर्टिंग की थी और उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी। एक दिन के लिए न्यूज नहीं चलेगा एनडीटीवी, ऐसा कुछ सरकार ने निर्णय दिया था। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद आप अंधविश्वास को नहीं प्रमोट करोगे। और सबसे लास्ट में स्टिंग ऑपरेशंस अगर आपको कंडक्ट करने हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप स्टिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।